नवंबर दिसंबर की विंटर्स रखा जाता है। प्रधानमंत्री जनरल्स को पूरी आजादी देती है कि वो जब चाहे तब ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हम हर तरह से मुक्ति वाहिनी की सहायता करेंगे, बांग्लादेश के लोगों की मदद करेंगे। इंडियन आर्मी अपने काम की शुरुआत मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग देने से शुरू करती है। सैम मानेकशॉ की लीडरशिप में इंडियन आर्मी मुक्ति वाहिनी को गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए ट्रेन करती है। उन्हें हर एक टैक्टिक और स्ट्रेटेजी सिखाई जाती है जिससे वो पाकिस्तानी आर्मी पर भारी पड़ सके। साथ ही भारत की तरफ से वेपन्स की सप्लाई भी मुक्ति वाहिनी को दी जाती है। भारत अब तक इनडायरेक्टली ही इस युद्ध का हिस्सा होता है। रियलिटी में पाकिस्तान और भारत के बीच अब तक कोई क्लैश नहीं होता। 3 दिसंबर 1971 को सिचुएशन तब बदल जाती है जब पाकिस्तान ऑपरेशन चंगेज खान को लॉन्च कर देता है और ये उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है। वो भारत के 11 एयरफील्ड्स को निशाना बनाता है। अमृतसर, आगरा, पठानकोट, जोधपुर, श्रीनगर, अंबाला जैसे 11 एयरफील्ड्स को टारगेट किया जाता है। रेडार स्टेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान की तरफ से जंग का बिगुल बज चुका होता है और उसी शाम इंदिरा गांधी भी रेडियो मैसेज देकर जनता को इसकी जानकारी देती है। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। पश्चिमी पाकिस्तान की लड़ाई थी, वो लड़ाई भारत पर भी आ गई है। इस चुनौती का सामना जोरों से करना है। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। पाकिस्तान का मकसद भले ही भारत के एयरफील्ड को तबाह कर इंडियन एयरफोर्स को वॉर से बाहर रखने का होता है, लेकिन लकीली इनके निशाने सटीक नहीं बैठते और इंडियन एयरफोर्स तुरंत ही सतर्क हो जाती है और इन्हीं रनवेज से AIF अपने टारगेट संभाल लेती है और पाकिस्तानी आर्मी को मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार हो जाती है। पाकिस्तान इंडियन एयरबेस को नुकसान पहुंचाने से भले ही चूक जाती है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स जब एयर स्ट्राइक पर उतरती है तो पाकिस्तान के कई रनवे को तबाह करके ही दम लेती है। मुरिद, मियानवाली, सरगोधा, चांडलर, रिसलवाला वेस्ट पाकिस्तान के कुछ जरूरी एयर बेसेस होते हैं जिन्हें इंडियन एयरफोर्स बुरी तरह डैमेज कर देती है। वेस्ट पाकिस्तान के रनवेज की हालत इतनी खराब हो जाती है कि कई दिनों तक वह वॉर के लिए कुछ एयर बेसेस को यूज नहीं कर पाते। कुछ यही हाल इंडियन आर्मी ईस्ट पाकिस्तान के एयर बेसेस का भी करती है, जहां 2 दिन के अंदर ही चिट्टागोंग, जेसोर और कुर्मितोला एयर बेसेस को तबाह कर देती है। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी भी पाकिस्तानी नेवल आर्मी को मुंह तोड़ जवाब देने से बाज नहीं आती। इंडियन नेवी को जानकारी होती है कि कराची पोर्ट पाकिस्तान नेवी का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर होता है। ये पोर्ट पाकिस्तान के मैरीटाइम ट्रेड के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट है। इसे नुकसान हुआ तो पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रैश कर सकती है। इसीलिए इंडियन नेवी कराची हार्बर को अपना टारगेट बनाती है और इस ऑपरेशन को नाम देती है ऑपरेशन ट्राइडेंट। इस ऑपरेशन की कमान संभालते हैं नेवी चीफ एडमिरल SM नंदा, जो कि इंदिरा गांधी से परमिशन लेने के बाद 25th स्क्वाड्रन कमांडर बबरू भान यादव को अटैक की जिम्मेदारी देते हैं। इनकी कमान में इंडियन नेवी का ग्रुप 460 किलोमीटर कराची के साउथ कोस्ट में चला जाता है और रात होने का इंतजार करता है, क्योंकि रात के अंधेरे में पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट एयर बॉम्बिंग नहीं कर सकते थे। इंडियन नेवी का प्लान होता है कि वह अंधेरे का फायदा उठाकर पाकिस्तान की वॉरशिप्स को पूरी तरह तबाह कर दे। इसीलिए शाम होते होते इंडियन नेवी कराची पोर्ट के 330 किलोमीटर करीब चले जाते हैं। इनके पास INS वीर, INS निर्घाट एंड INS निपात जैसी मिसाइल बोट्स और 2 एंटी सबमरीन कॉर्वेट्स INS किल्तान और INS कच्चल होती है। सभी वॉरशिप्स भारी मिसाइल से लैस होती है। रात को जब पाकिस्तानी नेवी को अंदाजा भी नहीं होता कि वह बड़े हमले का शिकार होने वाले हैं, तभी इंडियन वॉरशिप्स कराची से 130 किलोमीटर की दूरी से ही पाकिस्तानी वॉरशिप का पता लगा लेती है। सबसे पहले मिसाइल अटैक INS नीरघाट करती है और पाकिस्तान के बैटल्स क्लास डिस्ट्रॉयर PNS खाइबार के टुकड़े टुकड़े कर डालती है। उसके बाद INS वीर और INS निपत भी अपना कमाल दिखाते हैं
और पीएनएस चैलेंजर और पीएनएस मुहाफिज को मिसाइल से बर्बाद कर पानी में डुबो देते हैं। इस ऑपरेशन में आईएनएस निपात पाकिस्तान के केमारी ऑयल स्टोरेज टैंक्स को भी निशाना बनाता है और पाकिस्तान का ऑयल स्टोरेज आग की लपटों में जल के बर्बाद हो जाता है। करीब 7 दिन तक पाकिस्तान इस आग को बुझाने में नाकामयाब रहता है और दुनिया भर के अखबारों में इंडियन नेवी की इस आग को बिगेस्ट बॉनफायर करार दिया जाता है। इसके जवाब में पाकिस्तानी नेवी इंडिया के ओखा पोर्ट को बॉम्ब करने से पीछे नहीं रहता ताकि उन्हें अपनी बर्बादी का बदला मिल सके। वो हमले से भारत के फ्यूलिंग फैसिलिटीज, एम्यूनिशन डंप और मिसाइल बोट्स जेटी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान के प्लान को समझते हुए इंडियन नेवी अपनी मिसाइल बोट्स को पहले ही ओखा पोर्ट से हटा देता है और यहाँ भी पाकिस्तान के हाथ केवल हार ही आती है। इंडियन नेवी का ये पहला ऑपरेशन होता है जिसमें एंटी मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है और आज के दिन इस दिवस को इंडियन नेवी डे के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तानी नेवी को इस वॉर में सबसे ज्यादा डर आईएनएस विक्रांत का भी होता है। उन्हें ये जानकारी होती है कि आईएनएस विक्रांत जंग की तस्वीर पलट कर रख सकता है, क्योंकि आईएनएस विक्रांत शान से बे ऑफ बंगाल के रास्ते ईस्ट पाकिस्तान पर एयरफोर्स को कैरी किए हुए ऑलरेडी एक्टिव था। इसलिए पाकिस्तानी आर्मी इसे बर्बाद करने के लिए पीएनएस गाजी को इस रूट में भेजती है, लेकिन मामला उल्टा पड़ जाता है। नेवल सबमरीन पीएनएस